हाँ बच्चों, 10th मैथ की क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चनों को देखेंगे, यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है 4.1 उसके प्रश्नों को करेंगे। इसके पहले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने चर्चा की थी द्विघात समीकरण के ऊपर, यानी कि उसकी भूमिका या कहें इंट्रोडक्शन, द्विघात समीकरण क्या है, विस्तार से चर्चा की थी। हमने ये बताया था द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। लास्ट में हमने बिल्कुल डिफाइन कर दिया था ax² + bx + c बराबर 0, और जहाँ a b c क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं यानी रियल नंबर, और a ≠ 0 यानी a कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस प्रकार के व्यंजक को हमने द्विघात समीकरण कहा था, यानी ax² + bx + c बराबर 0 के रूप वाले। तो आइए जो है चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, हमने चर्चा की थी ax² + bx + c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। विस्तार से लेक्चर नंबर 1 में चर्चा की, हमने बताया ए बी सी क्या होती हैं, जहां a, b, c सभी क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं हैं, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और a ≠ इसमें क्या होना चाहिए, 0। a 0 नहीं रहेगा। बच्चों, a 0 क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, यदि यहाँ पर 0 रख लेंगे, देखिए यहाँ पर 0 रख के चेक करिए, 0 × कितना x² और प्लस bx और प्लस c बराबर 0, और 0 से x² की मल्टीप्लाई 0 + bx और प्लस c बराबर 0, 0 खत्म, तो bx + c बराबर 0। अब देखिए हमारा इतना बचा। और जब ये बचता है, द्विघात हमने किसको नाम दिया था, चर की घात को लेकर के। यदि चर की घात, अधिकतम घात, किसी व्यंजक में, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात यदि 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहा था। और द्विघात बहुपद को 0 के बराबर लिख दिया जाए तो हमने बोला था कि वो द्विघात समीकरण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अपने जो है हमने 0 रख के बताया, यदि a ≠ 0, a क्यों नहीं 0 लिया जाता है, 0 रख देंगे तो द्विघात कहाँ रहा, व्यंजक से यानी x² वाला पद जो है वो समाप्त हो गया। और जब x² वाला पद ही समाप्त हो गया तो द्विघात नहीं, एक घात वाला हो गया। और एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद बोले जाते हैं, और बराबर 0 में है तो रैखिक समीकरण हो गया। ये द्विघात समीकरण रहा ही नहीं, इसलिए जो अधिकतम घात वाला जो गुणांक होता है उसको कभी भी शून्य नहीं लिया जाता है। तो बात स्पष्ट हो गई, यानी a ≠ 0 क्यों लिया जाता है। तो ये जो है द्विघात समीकरण सभी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं की चर्चा बच्चों 9th क्लास, हमारी प्लेलिस्ट में 9th क्लास का लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, हमने उस पे जो है संख्याओं को लेकर के विस्तार से चर्चा की है। वास्तविक संख्याओं का उसमें हमने जो है जिक्र किया है, जिक्र नहीं, वास्तविक संख्याओं को विस्तार रूप से समझाया है, उनको विस्तार रूप दिया है। तो उसमें जो है आपकी समझ में आ जाएगा वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। फिर लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि 10th क्लास में हो, तुमको जो है बताए दे रहे हैं वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दीजिए, परिमेय अपरिमेय को, यानी परिमेय और परिमेय की संख्याओं को एक झोले में भर लीजिए, तो मान लीजिए उस झोले में क्या हो गया, सभी हमारी वास्तविक संख्याएं आ गई। यानी परिमेय और परिमेय संख्याओं का मिश्रण जो होता है, यानी दोनों प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक। विस्तार से हमने बता दिया आपके लिए। ये लेक्चर नंबर 1 हमारी प्लेलिस्ट में 9th में जाइए, 9th क्लास में, तो उसमें जो है लेक्चर नंबर 1 देखिए, वास्तविक संख्याएं स्पष्ट हो जाएंगी कौन सी होती हैं, और सभी संख्याएं प्रकार की संख्याओं की चर्चा की है। तो इतनी बात हमने बताई, तो थोड़ी बात और कर लेते हैं बच्चों। देखिए द्विघात समीकरण जैसे ax² + bx + c, जैसे यह तो ये व्यापक रूप है। अब हम एक जो है लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझाते हैं। देखिए जैसे x² - 4 बराबर 0, चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। हमने एग्जाम्पल भी कल बताया था, चर की अधिकतम घात 2 है, द्विघात बहुपद है। लेकिन ये कैसा है, इसमें एक घात, चर की एक घात वाला पद नहीं है, केवल अचर पद है, देखिए ना c वाला। तो ये जो है कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। इसको नाम क्या देंगे, शुद्ध द्विघात
समीकरण कैसा है? शुद्ध द्विघात समीकरण है बच्चों। ये बात हमने कल जो है लेक्चर में नहीं बताई थी, यानी शुद्ध द्विघात समीकरण। और एक एग्जाम्पल लिखते हैं नंबर 2, जैसे 5x² माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। बच्चों ये कैसा है? मिश्र द्विघात समीकरण। कैसे? चर की घात 2 वाला भी पद है और चर की घात 1 वाला भी पद है, अचर पद भी है। तो यानी चर की यदि घात केवल दो घात होने से द्विघात बहुपद होता है, इस 2 घात वाला ही पद है तो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण बोलेंगे। और इसको क्या कहेंगे? 1 घात वाला भी पद है, इसे कहेंगे मिश्र द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे? मिश्र द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण यानी मिश्र द्विघात समीकरण। तो इतनी बात जो है बच्चों जान लीजिए। अब आइए एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है, यानी एनसीईआरटी की जो सरकारी वाली किताब है, उस एक्सरसाइज के प्रश्न हम कराएंगे। 4.1 है बच्चों, ये बुक है एनसीईआरटी की, उत्तर प्रदेश राज्य हेतु लिखा है गणित, यानी कि कक्षा 10 के लिए पाठ्य पुस्तक, यानी एनसीईआरटी के पुस्तक है। तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, प्रश्नावली 4.1। यहाँ पर 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी इसमें जितने पार्ट दिए हैं हमें चेक करना है। कल हमने एग्जाम्पल भी बताए थे, क्या जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसका फर्स्ट पार्ट है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और x - 3। आइए बच्चों पता करते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं। इस चर में यानी जो व्यंजक निकल करके आएगा, यदि चर की अधिकतम घात 2 होगी, उससे बड़ी घात नहीं आएगी तो द्विघात होगा। अधिकतम घात 2 नहीं आई, मान लीजिए 1 आ गया तो द्विघात नहीं होगा। क्या होगा तब? अभी हमने बताया ना, 2 घात वाला खत्म हो जाए, 1 घात वाला रहे तो रैखिक समीकरण हो जाता है, द्विघात नहीं रहता। 1 घात वाला चर की अधिकतम घात 1 है तो रैखिक समीकरण। लेकिन रैखिक की चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, यानी द्विघात है, चैप्टर अपना क्या है? द्विघात समीकरण। तो चर की अधिकतम घात 2 आनी चाहिए, तो 2 नहीं आया तो सीधे लिखेंगे ये क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए यानी यहाँ पर जो है x + 1 का होल स्क्वायर, a + b का सूत्र आता है सबको, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है। इसी फार्मूले का यूज करते हुए अपने प्रश्न पर आइए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, यानी x² + 1 का स्क्वायर + 2x और बराबर 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 की सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा यानी ओपन हो जाएगा 2x, फिर इसी 2 से इसके साथ भी मल्टीप्लाई, चिन्ह का भी ध्यान रखना, -6। ये 2 प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, -6। अब देखिए x² + 1 और ये प्लस का आया 2x। अब बच्चों एक बात यहाँ पर और ध्यान दीजिए, ये 2x सेम पद है, यानी साइन यानी चिन्ह के साथ ये सेम है, एक जैसे हैं, तो इनको काट दीजिए क्योंकि इधर लाएंगे तब माइनस हो जाएगा, तब खत्म होगा। तो ये आया बराबर -6। अब ये x² + 1 और +6 बराबर 0, तो ये आ गया x² + 7 बराबर 0। बच्चों देखिए ये किस टाइप का आया? चर की अधिकतम घात लिखेंगे, चर की अधिकतम घात बराबर कितनी है? 2 है। इसलिए दिया गया समीकरण दिया गया, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसलिए जो है दिया गया समीकरण, इसलिए दिया गया द्विघात समीकरण, इसलिए दिया गया जो है द्विघात समीकरण है, इसलिए दिया गया जो है ये द्विघात समीकरण है, इसलिए दिया गया द्विघात समीकरण है। यानी दिया गया कथन ये जो था ये क्या है? अपना द्विघात समीकरण है, इसलिए दिया गया कथन कहे या दिया गया जो है समीकरण द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण यहाँ लिख लीजिए, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब आइए बात करते हैं सेकंड पार्ट को लेकर के। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में है x² - 2x
सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और बराबर माइनस का 2 और साथ में है 3 माइनस एक्स। तो देखिए यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 है 6 यानी माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और 2x आया। पदों को जो है एक तरफ लेकर आए यानी एक्स स्क्वायर और x वाला पद ये 2x है, माइनस का 2x है, इधर 2x प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 6 इधर बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चों यहाँ पर जो है थोड़ा ध्यान रखें, अभी हमने बताया जब इस टाइप से लिखते हैं एक ये जो है साइन इंप्लाइज का साइन लगा लिया करें, अच्छा लगने लगता है, यानी प्रश्न की सुंदरता जो है बढ़ जाती है। प्रश्न को इस तरीके से लिखें, इंप्लाइज यानी इसको जो है इंप्लाइज बोलते हैं। इसका मतलब भी अभी हम बता रहे हैं क्या होता है, यानी इसका मतलब ये होता है यानी ये बात जो हमने लिखी है सत्य थी तो ये वाली सत्य है, यानी ये वाला कथन जो है ये बात जो हमने कही ये सत्य है तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। या तो यहाँ या लिखे, क्योंकि जो है इस तरीके से लिखने से प्रश्न अच्छा नहीं लगता है, प्रश्न जो है थोड़ा दिखने में अच्छा लगे तो इसके लिए इसको जो है लगाते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर इम्प्लाइज इम्प्लाइज इम्प्लाइज, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, चर की अधिकतम घात 2i, कितनी आई 2, इसलिए दिया गया समीकरण, इसलिए दिया गया, कौन दिया गया, ये जो दिया था यही इसको बोलते हैं दिया गया, इसलिए दिया गया समीकरण एक क्या है, द्विघात समीकरण है। उसी को तो सॉल्व किया है, उसी का तो ये एक रूप है ये वाला, बस सॉल्व कर दिया, इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब देखिए इसके बाद जो है थर्ड प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है बच्चों x माइनस 2, थर्ड पार्ट है x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आइए सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई कितनी होगी, x की x स्क्वायर, फिर इस x से इसको करेंगे तो प्लस का x देगा हमको, इससे इसको करेंगे माइनस का 2x, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 2 और बराबर पहले इस x से इसको x स्क्वायर, फिर इसी x से इसको प्लस का 3x, फिर इस वाले 1 से इसको चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे माइनस का x, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3। अब देखिए सेम पद हमने बताया कैंसिल कर दें, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आया 2 से 1 कैंसिल हो जाए माइनस हो जाएगा यानी माइनस का x और प्लस का 2 बराबर ये 3x से 1x बराबर का 2x माइनस का 3 इधर लाइए तो 2x ये माइनस का x प्लस माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस का 3 बराबर का कितना 0। ये देखिए 2 से 1 गया माइनस का 3x और प्लस का कितना, ये प्लस का आया 3 से 2 गया 1 बराबर 0। यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस कॉमन भी ले लीजिए यानी 3x, कोई दिक्कत नहीं माइनस कॉमन ले या ना ले, यानी कि देखिए ये 3x प्लस 1 आया। चर की अधिकतम घात कितनी है, लिखेंगे चर x है ना, चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात बराबर 1 है, इसलिए दिया गया समीकरण एक क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। बच्चों इसको ये भी लिख सकते हैं
यानी दिया ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, तब भी जो है ये उत्तर मान लिया जाएगा। या चर की अधिकतम घात किसी भी प्रकार से लिखें, द्विघात होना चाहिए, यानी ये थर्ड हुआ। आइए फोर्स की बात करते हैं। फोर्स पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। तो देखिए ये कितना होगा, x से x की इससे इसकी मल्टीप्लाई यानी 2x स्क्वायर, और यहां पर बच्चों ये इसको मत भूलना। अब देखिए 2x स्क्वायर और ये इसकी मल्टीप्लाई x और इससे इसकी माइनस का 6x और इससे इसकी माइनस का 3 बराबर x से इसकी करेंगे x स्क्वायर प्लस का 5x। अब देखिए यहाँ पर ये 2x स्क्वायर ये x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर हो गया। इसका देखिए ये माइनस का 5x आया और ये 5x कैसा है इधर प्लस का, ये भी इसका यहाँ पर आ गया। ये माइनस का 3 है, उधर कुछ नहीं बचा ये। अब देखिए ये 2x स्क्वायर से एक x स्क्वायर निकल जाएगा, x स्क्वायर और माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर 0। बच्चों ये क्या है? चर की अधिकतम घात, यानी चर की अधिकतम घात कितनी आई? चर की अधिकतम घात जो है 2 आई, चर की अधिकतम घात 2। यानी लिखेंगे चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बराबर कितनी है? 2 है। इसलिए दिया गया कथन क्या है? इसलिए दिया गया समीकरण लिख लें, दिया गया समीकरण या कथन कुछ भी लिखें। दिया गया समीकरण एक क्या है? द्विघात समीकरण है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। अब इसमें कई पार्ट हैं, आइए और जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट देख लेते हैं। फाइव पार्ट बच्चों जो है अपने आप प्रयास करना, हो जाएगा। ना हो तो बताइएगा, अगले लेक्चर में करवा देंगे। लेकिन बच्चों कैसे जो है बताएंगे, कमेंट में लिख देना सर ये नहीं हो पाया है, तो हम तुरंत जो है बता देंगे अगले लेक्चर में। ठीक, हाँ देखिए ये 6 है, VI x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये है तो हम यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 यानी a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है बच्चों। तो देखिए अपना यहीं पर करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2ab 2 दूना 4x, इसको एक साथ लाइए, x स्क्वायर सेम पद कैंसिल हो गए। ये 3x है, इसको 4x को इधर लाए, 4x प्लस 1 माइनस का 4 बराबर 0। तो ये 3 और 4 3 7 माइनस का 3 बराबर 0। ये इतना आया 7x माइनस 3 बराबर 0, यानी 7x माइनस 3 बराबर 0। तो इसमें लिखेंगे चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बराबर कितनी है बच्चों? 1। इसलिए दिया गया समीकरण एक क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। बच्चों ये इतने प्रश्न हमने जो है बताए क्वेश्चन नंबर 1 के। अब इसमें टोटल पार्ट हैं 8, यानी 8 पार्टों में जो है इसके क्वेश्चन दिए हैं। हमने इतने बता दिए हैं, क्या करना है केवल जो है उनको सरल करना है। यदि घात 2 वाला पद जो है बचे, यानी चर की अधिकतम घात 2 वाला पद आए तो द्विघात होगा, वैसे नहीं होगा। तो बच्चों इसके जो शेष पार्ट हमने छोड़ दिए हैं, ये
करना है। यदि नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये प्रश्न नहीं हुआ है, बता दीजिए, तो हम जो है अगले लेक्चर में बताएंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, यानी स्क्वायर मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है और चौड़ाई दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई क्या है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी लंबाई। इस हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों, एक आयताकार भूखंड है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, बात करेंगे। प्रश्न ने कहा है एक आयताकार भूखंड है। आयताकार आकृति ये होती है, कोई आयताकार क्षेत्र है, यानी भूखंड लिखा है, यानी कोई भाग है। तो भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। इसका जो एरिया है ये पूरा कितना है, 528 मीटर स्क्वायर कहा है। अब उसके बाद कहा क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। बच्चों ये चौड़ाई है, आयताकार भूखंड जो है उसकी चौड़ाई मान लीजिए, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर कितनी है, x मीटर है। कितनी है, x मीटर। तो बच्चों देखिए लंबाई कितनी होगी, लंबाई यानी चौड़ाई हमने x मान ली, x मीटर। चौड़ाई कितनी हो गई, ये चौड़ाई, हाँ चौड़ाई हमने x मान ली। और चौड़ाई, लंबाई क्या कहता है, लंबाई जो है वह चौड़ाई की लंबाई जो है, ये जो लंबाई है वो कब प्राप्त होती है, जब चौड़ाई का दुगना कर दें और फिर उसमें एक जोड़ दें। प्रश्न ने कहा है यानी लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी एक ज्यादा है। तो चौड़ाई का करें दुगना, चौड़ाई है x, इसका 2 गुना यानी 2x, उसमें जोड़िए 1। ये आई लंबाई मीटर में, किसमें आई, मीटर में। अब देखिए भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, भूखंड यानी भूखंड का क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है, 528 वर्ग मीटर। बच्चों देखिए भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर और आयताकार भूखंड है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी हुई, यानी 2x + 1 मीटर, 2x + 1 मीटर है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ पर लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई और बराबर 528 वर्ग मीटर। तो देखिए लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x + 1 यानी 2x + 1 और इंटू चौड़ाई कितनी है, x बराबर 528। अब यहाँ पर देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये 2x स्क्वायर और फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी x बराबर 528 और इसको इधर लाइए, 2x स्क्वायर + x - 528 बराबर 0। तो ये क्या हुआ, ये चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, द्विघात समीकरण। और प्रश्न ने कहा था द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए। तो इसमें लिखेंगे चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बराबर 2, इसलिए यह व्यंजक, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 का फर्स्ट था, इसमें द्विघात समीकरण बताना था। ये जो यहाँ पर लिखा था भूखंड का क्षेत्रफल, ये द्विघात समीकरण निरूपित करता है या नहीं, तो ये हमने जो है बताया। इसका सेकंड है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी निम्न द्विघात समीकरणों के रूप में केवल द्विघात समीकरण बनाना है, यानी सॉल्व नहीं करना है। इनको जो है सॉल्व करना अगली एक्सरसाइज में सिखाएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। केवल द्विघात समीकरण पूछ रहा है कि बनाइए, तो आइए बात कर लेते हैं इस पे भी। ये क्वेश्चन क्या है,
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, दो क्रमागत, तो हम मान लेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, यानी माना या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर यानी x तथा x प्लस 1 है। यह बात समझिए, जैसे दो क्रमागत कह रहा है यानी क्रम से, जैसे 5 है और 5 6 अपने आप में क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। तो 5 यदि हमको मालूम है तो अगली संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें 1 जोड़ देंगे, 5 + 1 = 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 6। तो ये क्रमागत धन पूर्णांक हमें ज्ञात मानना था, तो एक हमने x मान लिया और उसका दूसरा लगा हुआ क्रमागत x + 1 होगा। तो प्रश्न यही तो कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो अब प्रश्नानुसार लिखिए प्रश्नानुसार इनका गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल यानी क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना? 306 है। अब ये है क्या क्या, x + 1 और इंटू x बराबर 306 और x की मल्टीप्लाई x² + x - 306 बराबर 6। चर की अधिकतम घात बराबर कितनी है? 2 है। इसलिए यह एक द्विघात जो है समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण, यानी प्रश्न ने कहा था कि किसको निरूपित करता है, द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर जो है यह समीकरण द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। यह हो गया। इसी तरीके से कौन सा प्रश्न था? 2 का सेकंड, 2 का कौन सा था? सेकंड। अब थर्ड देखिए बच्चों क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कितना बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पर रोहन की आयु को हम मान लेंगे। रोहन की आयु मानेंगे क्या? वर्तमान आयु। रोहन की वर्तमान आयु मान लीजिए x वर्ष है, तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी? x + 26 वर्ष हो जाएगी। माँ की कितनी हो जाएगी? x + 26 और 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? रोहन की x + 3 और माँ की हो जाएगी x + 26 + 3 बराबर x + 29। और फिर प्रश्न ने क्या कहा है? प्रश्न ने कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष पश्चात गुणनफल 360 दिया है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी समीकरण बन जाएगा और उसके बाद जो है हम आयु को ज्ञात कर लेंगे। बच्चों जो है इसी तरीके से फोर्थ प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है समीकरण बनवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3rd पार्ट क्या है देखिए, रोहन की माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो माँ की कितनी हुई? माँ की आयु बराबर 26 वर्ष बड़ी है यानी ज़्यादा है, x + 26 वर्ष। प्रश्नानुसार प्रश्न ने कहा है, प्रश्नानुसार इनकी आयु का गुणनफल x × x + 26 बराबर कितना हुआ? गुणनफल जो है 360 है। कितना है? 360। इनकी मल्टीप्लाई x²
प्लस 26x बराबर 360, तो x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 360 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण आ गया, यानी द्विघात समीकरण के रूप में हमें जो है ये प्राप्त हुआ है। तो यानी कि ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, यही लिखेंगे। हमें केवल समीकरण का रूप लिखना था, तो अब लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बच्चों, हम मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा चाल, और दूरी दी है 400 कितना 80 किलोमीटर। तो समय कितना लेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी दूरी है 480 बटे चाल x। और फिर कहता है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती, पहले चाल कितनी थी, किस चाल से चल रहा था, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब जो है चाल कितनी हो जाती है, कम हो जाती है, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल कम हो जाएगी। तो समय जो है, अब जब चाल कम हो जाएगी तो दूरी उतनी ही है, समय को तय कर, यानी दूरी को तय करने में समय अधिक लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे फिर चाल, तो दूरी वही है 480 किलोमीटर, यानी 480 बटा x माइनस 8। और इनमें जो है अंतर कितना समय अधिक लगता है, 3 घंटे का अधिक समय लेती है। तो अब दोनों समय जो आए उसमें जो ज़्यादा समय लगता है किसमें लगता है, 480 बटा x माइनस 8 में। तो माइनस हम कितना कर देंगे, 480 अपान x माइनस 8 और माइनस 480 अपान x। कितना समय लगता है, देख 3 घंटे लगता है, यानी 3 का अंतर है। बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पर हमें क्वेश्चन जो है जो निकल करके आएगी वही अभीष्ट द्विघात समीकरण होगा। यानी इसे सॉल्व करेंगे 480 बटा x माइनस 8 और माइनस 480 बटा x बराबर 3। इसको सॉल्व करने पर एक द्विघात समीकरण निकल करके आएगा। बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 480 जो है 480 कॉमन ले लेना, यानी कैसे 480 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 अपान x माइनस 8 और माइनस 1 अपान x बराबर 3, और यहाँ से कैंसिल कर देंगे, यानी 1 अपान x माइनस 8 और माइनस 1 अपान x बराबर 3 अपान 480। अब इसको सरल कर लेंगे और इसका जो है द्विघात समीकरण के रूप का जो है बहुपद प्राप्त कर लेंगे, यानी द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेंगे। बच्चों इन दोनों इस प्रश्न को जो है करके चेक करना। यदि नहीं होगा तो ऐसा करिएगा, जो प्रश्न प्रयास करिए नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इस क्वेश्चन का जो है ये पार्ट बता दीजिए, उसको हम जो है सॉल्व करके दे देंगे। ठीक।